स्वागत है सभी साथियों का खबर सीमांचल में। मैं हूं आपके साथ इमरान रज़ा और आज हमारे साथ बात मुलाकात में ख़ास मेहमान ठाकुरगंज के पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल जी हैं। गोपाल कुमार अग्रवाल जी से आज हम बात करेंगे उनके विधानसभा क्षेत्र की बदहाली की, उनके विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास की, क्या कुछ अब तक विकास हो पाया है, इनका नज़रिया क्या कहता है, और बात करेंगे हम आगे चुनाव की रणनीति की, क्या कुछ तैयारियां है, क्योंकि गोपाल कुमार अग्रवाल जाने माने चेहरे हैं और ठाकुरगंज से ये लगातार दूसरे पायदान पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि ये ठाकुरगंज विधानसभा हॉट सीट माना जाता है। हॉट इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे सुरजापुरी वोटरों का वर्चस्व जो है गोपाल कुमार अग्रवाल पर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे। जी नमस्कार, आप सबको भी सलाम आदाब नमस्कार। चलिए सर, बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले सर यही जानना चाहेंगे अब आपका सेहत कैसा है सर, क्योंकि हाल ही में आपकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। ये ऊपर वाले की रहमत है और आप सभी शुभचिंतकों का आशीर्वाद है, प्रेम है, स्नेह है। नहीं तो जिस ढंग से मैं बीमार पड़ा था, सच पूछिए तो बीच में मैं खुद में नाउम्मीद हो गया था और अभी भी पूरी तरह से मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ। उम्मीद है हफ्ता 10 दिन में सारी रिकवरी हो जाएगी, उसके बाद फिर जनता के बीच निकलूँगा। क्या आगे चुनाव है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं सर? देखिए, तय तो जनता को करना है और हम लोग मैदान छोड़ के भागने वाले जीव हैं नहीं। पिछले चुनाव में 68,000 वोट जनता ने यहाँ का दिया और एक विपक्ष के हैसियत से जो भी हमारा कर्तव्य रहा, जनता ने मुझे यहाँ विपक्ष के रूप में हमको यहाँ स्थापित किया, तो हम लोगों ने एक स्वस्थ विपक्ष के रूप में जो भी जनता के प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां थी, हमने उसको इस 5 साल में पूरा करने का प्रयास किया जी। और आज इस 5 साल में हमेशा आप अभी काफ़ी देर से आपने भी देखा कि सुबह से शाम तक कम से कम 2500 लोग आते हैं, 50 लोग आते हैं काम के लिए, चाहे प्रखंड का हो, चाहे थाना से संबंधित हो, चाहे अन्य किसी संबंधित हो, या सामाजिक आपसी झगड़ा वगैरह का मामला हो। तो रोज़ाना और जो भी लोग आते हैं उसमें आप देखे होंगे, सुबह से आपने खुद देखा है कि 90% माइनॉरिटी समाज के भाई लोग रहते हैं और लोगों को एक यकीदा, एक विश्वास है। देखिए, नेता बहुत हैं, बहुत लोग नेता बनने का प्रयास भी करते हैं, खुद को साबित भी करते हैं कि हम नेता हैं, बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन हमारे यहाँ देखेंगे आम गरीब एकदम वो व्यक्ति आता है कोई भी मामले को लेके, उसको मन में यकीन है कि वो एक दरवाज़ा ऐसा है जहाँ पे कोई ठगेगा नहीं हमको। यहाँ की जनता नेताओं से इतना ठगाई है और एक जनता के दिमाग में भी बैठ गया है कि कोई अफसर, कोई नेता अगर 10% हमसे ले लिया तो इसका मतलब मेरा काम हो जाएगा जी। लेकिन यहाँ इस भरोसे और विश्वास के साथ लोग आते हैं कि वहाँ जो भी राय और विचार दिया जाएगा वो ऑथेंटिक और सही होगा, जो रास्ता बताया जाएगा वो सही होगा। और उसके अलावे हमारी देखिए शुरू से एक आदत है, कोई भी व्यक्ति किसी काम के लिए आता है तो मैं हाथों हाथ जिसको कहना होता है उस व्यक्ति के सामने उस पदाधिकारी से आग्रह कर देता हूँ कि भाई ये ऐसा है, ये इनका ऐसा है, ये जा रहे हैं, आपसे कब मिले, किस समय इनको भेजें, हाथों हाथ, ताकि वो व्यक्ति जो हमारे यहाँ आया, वो गरीब जो बहुत उम्मीद लेके आया, पैदल आया, गाँव से आया, मान लीजिए गरीब आदमी खाड़ूदा से चल के अगर ठाकुरगंज जाता है तो उसको यहाँ आने में और जाने में 100 रुपये का खर्चा है, मान लीजिए दिन भर में कुछ खाएगा भी, तो वो व्यक्ति को दोबारा हमारे दरवाज़ा पे उस काम के लिए नहीं आना पड़े, ऐसा हमारा हमेशा प्रयास रहा है और हमने हाथों हाथ कामों को निष्पादित करने का प्रयास किया है। कुमार अग्रवाल चुनाव के समय में चुनाव में आ जाता है, हारने के बाद वो लुप्त हो जाता है या यूँ कहें कि विधानसभा क्षेत्र से गायब हो जाता है। सर, क्या कुछ सच्चाई है इस बात पर? नहीं, ये तो नई बात आज हमने सुनी, ये नई बात हमने सुनी, बल्कि लोग ये कहते हैं कि जो जीता हुआ है वो नहीं आता और ये व्यक्ति हारने के बाद भी क्षेत्र में लगा रहता है। मेरे जैसा तो क्षेत्र घूमने वाला आदमी, देखिए मुझे तो ऑफिस में बैठना, घर में बैठना पसंद नहीं है। मैं जब क्षेत्र में घूमता हूँ, लोग चारों तरफ से घेरते हैं, आगे के गांव वाले को इंतज़ार रहता है कि गोपाल अग्रवाल जी आ रहे हैं, तो जो लोगों का ये जो स्नेह मिलता है ना, यही ऊर्जा हमको राजनीति में जिंदा रखी हुई है।
और हमको बड़ा अच्छा लगता है। मुझे घूमना, लोगों के बीच जाना, लोगों के साथ बैठना, लोगों के सुख दुख को शेयर करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो लोगों का खास करके जो स्नेह मिलता है और जो सम्मान लोग मुझे देते हैं, वो सम्मान कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ऊर्जा देता है। अभी आप जात पात के बारे में बात बोले सर, मौजूदा विधायक कह रहे हैं कि गोपाल अग्रवाल उन्माद भड़काकर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के समय में ऐसा नैरेटिव फैला देते हैं जिनकी वजह से सुरजापुरी वोट जो है डाइवर्ट हो जाता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? अरे भैया, हम अगर उन्माद फैलाते हैं तो हमको पिछले बार मैं एनडीए का प्रत्याशी था और इन लोगों ने गोश्त का इतना बड़ा मुद्दा उठाया, गोश्त बंद हो जाएगा, कुर्बानी में हम गाय की कुर्बानी नहीं दे सकेंगे, हम जो है बाल बच्चे का शादी आप लोग कैसे कीजिएगा जब गोश्त बंद हो जाएगा, और जो है इस्लाम खतरे में, और क्या क्या इन लोगों ने उठाया। हाँ, तो मतलब कहावत है कि सारा दोष करे अपने, उंगली उठाए दूसरे पे, चोर मचाए शोर। पिक्चर देखे थे ना? तो ये वही कहानी है, कुछ नहीं है। अगर वैसा होता तो एनडीए का मैं कैंडिडेट था और दूसरे बिरादरी से था, उसके बाद 11,000 माइनॉरिटी मुझे क्यों वोट दे दिया ठाकुर में। और आज भी मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ, आने वाला चुनाव में अगर 25,000 से कम माइनॉरिटी का वोट मुझे मिला तो मैं इसको हार समझूंगा। अरे आपके तरह हम नोटंकीबाज नहीं है, चुनाव में दूसरे कैंडिडेट को पिकअप कर लिए, पिकअप करके रात में उससे मारपीट कर लिए, और झूठे का पैर में पट्टी बांध लिए, माथा में पट्टी बांध लिए, और गाड़ी में बैठ के सबको घाव दिखा रहे हैं जबकि कुछ नहीं है। और चुनाव जीत के आते हैं, सबसे पहले वही व्यक्ति आपको माला पहनाता है। हाँ, आप प्रोपगेंडा करके चुनाव जीतते हैं। आप गोरू गोश्त और बीफ के नाम पर, जातिवाद और संगठन के नाम पर, इस्लाम खतरे के नाम पर, देखिए ये सही बात है। तो ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मैं सही बात आपको बता रहा हूँ कि जिस समाज की बहुलता जिस विधानसभा में होती है, उस समाज का कैंडिडेट हमेशा चाहता है कि हम अपने समाज को गोलबंद करें। हाँ जी, गोलबंद करने के लिए इन लोगों ने 2010 के चुनाव में और 2015 के चुनाव में दूसरे समाज के प्रति जितना नफरत फैलाया, खास करके हिंदू समाज के प्रति इतना नफरत फैला के इन लोगों ने अपने समाज को गोलबंद करने का प्रयास किया। तो मैं तो कहता हूँ ये सब अनफॉर्चुनेट एमएलए हैं। ये जनता के मैंडेट से नहीं जीते हैं, ये सेंटीमेंट से जीते हैं। दे आर अनफॉर्चुनेट एमएलएज और लोकतंत्र इसकी इजाज़त नहीं देता है। हाँ भाई, 2017 में यहाँ पे जो है आपको मुहर्रम के समय में कुछ लोगों ने दंगा करने का प्रयास किया, और उन्हीं लोगों ने 2015 में भी ठाकुर बाजार में लूटमार करने का प्रयास किया था। कौन है वो लोग? हाँ, आपके विधायक प्रतिनिधि हैं ठाकुर नगर के, नसीम खान, हाँ, उसका बेटा सानू खान जो आपका नगर अध्यक्ष है, और आज भी आपका नगर अध्यक्ष है 10 साल से, और 10 साल से आपका नगर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आपका प्रतिनिधि है ठाकुर नगर का, और उसका बेटा 2 बार ठाकुर में इतना बड़ा दंगा कराने का प्रयास किया, प्याज पट्टी मला पट्टी में घुस के जो नंगा नाच किया गया, और आप हमको चोर मचाए शोर। हाँ, आप आज भी उसको क्यों नहीं, उस घटना के बाद आपने नसीम खान को पार्टी से निकाला? हाँ, क्यों नहीं उसको आपने आपने जो है प्रतिनिधि पद से हटाया? और आप हमको बता रहे हैं, हमको संप्रदायवाद कहते हैं। अरे हमारे परिवार पे तो हमारा दुश्मन भी उंगली नहीं उठा सकता। सेकुलरिज्म की सर्टिफिकेट हमको नौशाद आलम से नहीं चाहिए, वो सर्टिफिकेट हमको जनता देती है। और आप अभी 2 घंटा से यहाँ बैठे हुए हैं, आपने देखे ना कि हमारे से मिलने वाले लोग जितने हैं उसमें 90% माइनॉरिटी के लोग ऐसे नहीं आते हैं, ऐसे कोई किसी के पास नहीं आता है। और जब वो उस हम पे अपना अधिकार समझता है तो हमारा अधिकार वहाँ कम कैसे हो जाएगा? हाँ, और इस बार कह देता हूँ मैं, लड़ाई में नहीं है, वो लड़ाई में नहीं है। एक कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, बुजुर्गों ने कहा है। तो इस बार अपने समाज से तो हो गए, क्योंकि अपने समाज को दिखाते हैं पूरब की तरह जाना है और चले जाते हैं अपने पश्चिम के तरफ। तो अपने समाज से तो वो गए हैं, लेकिन जिस समाज पे उनको भरोसा है ना, समय बताएगा। खैर सर, बात करेंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी से आप चुनाव लड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। 2010 में भी आपने जेडीयू से चुनाव लड़ा, आपको हार का सामना करना पड़ा। 2015 में मौजूदा एमएलए जेडीयू से वो चुनाव लड़े। उसके बाद सर आपने फिर एलजेपी से चुनाव लड़ा। ऐसे में अब एलजेपी और जेडीयू का अलायंस हो चुका है। अब आगे की आपका क्या राह होगा? आने वाला विधानसभा चुनाव में आप किस राह को अपनाएंगे? मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहा कि जेडीयू से चुनाव लड़ा, लोजपा से चुनाव लड़ा, एनडीए से मैं 2 बार चुनाव लड़ा, ये सही बात है।
और कहीं ना कहीं आज भी मैं महसूस करता हूँ कि मेरा डिसीजन गलत था। और हमने पहले कहा कि हमारे यहाँ की जनता कम पढ़ी लिखी है, जहालियत हमारे यहाँ ज़्यादा है और लोग सेंटिमेंट में चले आते हैं। चूँकि 65% माइनॉरिटी का इलाका है, 65% माइनॉरिटी का वोट है, तो लोग सेंटिमेंट उभार के यहाँ, और जब सेंटिमेंट में वोट होता है, मुझे कई लोग गांव के कहते हैं कि नौशाद ये नहीं किया, नौशाद भाई वो नहीं किया, तो मैं कहता हूँ, खास करके माइनॉरिटी समाज के लोग जब कहते हैं, हम कहते हैं कि आपने तो विकास के लिए वोट नहीं दिया, आपने सड़क पुल पुलिया के लिए वोट नहीं दिया, आपने वोट दिया सेंटिमेंट के लिए, जात के लिए, बिरादर के लिए। तो वो तो आपको मिल गया, जिस दिन रिजल्ट हुआ उसी दिन मिल गया। फिर आपको क्या हक है सड़क और पुल पुलिया की बात करने की? पुल पुलिया सड़क की बात आप तब करते हैं जब आप उम्मीदवार को वोट देते हैं, आप काम करने वाले को देते हैं। 2005 से 2010 के बीच में जो काम हुआ वो मेरा दुश्मन भी बोलेगा। दिल पे हाथ रखिए, उसको खड़ा कीजिए मस्जिद में, मंदिर में, मेरा दुश्मन भी बोलेगा कि क्या था ठाकुरगंज 2005 से पहले, क्या तस्वीर थी ठाकुरगंज की। हॉस्पिटल के बगल से कोई गुजरता था तो पेशेंट आदमी बीमार हो जाता था, कुत्ते पड़े रहते थे। देखिए, गरीब आदमी का खर्चा दो ही चीज़ में होता है, या तो खाने में या इलाज में। बाद बाकी गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में भी पढ़ के बड़ा हो जाता है। हम जब चुनाव जीते तो हमको लगा कि हम कम से कम लोगों का जो मेडिकल का खर्चा, इलाज का खर्चा, हम उसको कम कर सकते हैं। हॉस्पिटल के क्या स्थिति थी हमारे समय में? सुबह शाम 3 पहर सफाई, बेडशीट चेंज, रोगी को खाना, रोगी के साथ वाला को खाना। हमने यहाँ एक्सरे चालू किया, हमने यहाँ ब्लड बैंक चालू किया, हमने यहाँ जो है मुफ्त पैखाना पेशाब की जांच शुरू की थी। हाँ, और हमारा 25 बेड का लाया हुआ बेड का पैसा वापस चले गया हमारे चुनाव हारने के बाद। यहाँ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बननी थी। हाँ, आज क्या है? एक्सरे मशीन कब का बंद होके चले गया जी। ब्लड बैंक बंद हो गया, आपको जो है ब्लड बैंक चले गया दूसरे जगह। पैखाना पेशाब का जो जांच होता था वो बंद हो गया। दवाइयाँ जो हम लोग के समय में सड़ती थी, हम लोग को दवाइयाँ जलाना पड़ता था जिला से ऑर्डर लेके। आज हमारे यहाँ दवाई नहीं, एक टेबलेट नहीं है हॉस्पिटल में। और आज गरीब अगर एक साधारण बुखार के लिए किसी डॉक्टर के पास चले जाए तो उसकी पॉकेट में 1000 रुपया कम से कम चाहिए। तो मेरा क्या गया? पूछिए उन गरीबों को। जहालियत के कारण जो उनका निर्णय था लोकतंत्र में, आपका एक निर्णय आपके मुस्तकबिल को तय करता है, आपके भविष्य को, आपके बाल बच्चे के भविष्य को तय करता है। और लोकतंत्र का यही मूल आधार है कि आप अपने विकास, अपने भविष्य को अपने इच्छा से तय कीजिए, उसी के लिए आपको वोट देने का अधिकार दिया गया। जो सच है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज भी स्वास्थ्य सेवाओं का हालात जो है वो दिन ब दिन बद से बदतर बनता जा रहा है। ऐसे में आपके बगल में ही जो है PSC है, और हाल ही में एक तस्वीर ये वायरल हुआ था, जो एक एक्सीडेंट का पेशेंट था, उन्हें वैसे ही लेटा दिया गया था सीट पे। तो ऐसे में आप एक बड़ा चेहरा, एक विपक्ष के रूप में बड़ा चेहरा होने के नाते भी उस बारे में कुछ नहीं बोला। आप भी चाहते तो जिला प्रशासन नहीं, मैंने सेवा को दुरुस्त करा सकते थे। मैं आपको बताता हूँ, 25 बेड के हॉस्पिटल का पैसा फिर आया वापस, और फिर वापस जा रहा था। मैं जिला पदाधिकारी से मिला, इससे पूर्व के जिला पदाधिकारी से। हमने उनको कहा कि बड़े बड़े शहरों में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है, ठीक है, आपके पास ज़मीन नहीं है ज़्यादा, आप मल्टी स्टोरेज बनाइए। तो वो कहें कि ये निर्णय लेने का अधिकार बिहार सरकार को है। हम आदरणीय मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री है बिहार सरकार के, हम उनसे मिले थे पटना जाके। हमने कहा कि भैया, जहाँ पे अभी जो हमारा नगर पंचायत में जो हॉस्पिटल है वो लगभग 1 एकड़ ज़मीन है, तो बड़े शहरों में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है हॉस्पिटलों की। हमने कहा कि इसको भी आप मल्टी स्टोरेज कर दीजिए, नहीं तो फिर मेरा पैसा वापस लौट जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये काम कीजिए, आप DM को कहिए जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में इसको पारित कर दे, अब पारित करके इसको भेज दे, हम लोग यहाँ से ओके कर देंगे। मैंने कहा कि नहीं, मेरे सामने आप DM साहब को फ़ोन कीजिए। मेरे सामने मंगल पांडे जी ने DM साहब से बात किया कि ठाकुरगंज हॉस्पिटल को आप लोग ऐसा कीजिए, जिला स्वास्थ्य समिति में आपको जगह नहीं मिल रहा है, जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में आप लोग जो है ठाकुरगंज हॉस्पिटल के लिए एक प्रस्ताव पारित कर लीजिए कि इसको उसी स्थान पे मल्टी स्टोरेज, क्योंकि ज़मीन नहीं मिल रही है, बिहार सरकार की ओर कहीं ज़मीन नहीं है, इसीलिए इसको मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाया जाए, और उस प्रस्ताव को आप भेज दीजिए पटना, हम लोग उसको स्वीकृति प्रदान कर देंगे। ठीक वैसा ही हुआ, जिला पदाधिकारी ने सब कुछ किया। उसके बाद जो है वो राज्य सरकार को गई,
फिर हमने मंगल पांडे जी को फ़ोन करके बता दिया, पत्रांक नंबर सब दे दिया कि ये इतने पत्रांक से लेटर गई है जिला से। उन्होंने उस फाइल को ओके कर दिया। वहाँ से हो गया कि ठीक है, ठाकुर नगर पंचायत का हॉस्पिटल मल्टी स्टोरेज बनाया जाएगा और पैरासी जो है रिटर्न नहीं होगी। मैंने कहा ना कि पॉलिटेक्निक कॉलेज और ITI कॉलेज जहाँ है वहाँ पे कैबिनेट का निर्णय था कि वहीं पे इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा। बिहार के हर ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 80-80 करोड़ रुपया दिया गया बिल्डिंग बनाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज का। पूर्णिया में खुलने वाला पॉलिटेक्निक कॉलेज ITI कॉलेज ठाकुरगंज जा सकता है और ठाकुरगंज में कैबिनेट के निर्णय के बावजूद ठाकुरगंज में खुलने वाला इंजीनियरिंग कॉलेज किशनगंज चले जाता है जहाँ बिल्डिंग बन रही है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि को तो दूसरे से सवाल पूछने का हक नहीं है। किस हक के साथ, किस अधिकार के साथ वो हमसे क्वेश्चन करता है। आज भी मैं जितना जानता हूँ उनको पढ़ाऊंगा बैठा के, और खैर उनकी चर्चा करना बेकार है। उनकी चर्चा करना यानी उनको कोरामीन दे के जिंदा करना है, उनकी लड़ाई नहीं है। देखिए खैर बात है सर कि हार हो या जीत हो, उसके बाद भी आप दोनों की जो एक तरह से दोस्ती है वो बरकरार ही रहती है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा संदेश है इलाके के लिए कि दोनों विपक्ष और सत्तारूढ़ के नेता मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। सर हम आगे चुनाव की बात करेंगे, चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, आगे आपकी क्या रहा होगा सर? क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो जिला में एक तीसरी पार्टी MIM ने भी अपना पकड़ जमा लिया, धीरे धीरे उसका भी ग्राफ बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं ठाकुरगंज से पोस्टर वार भी शुरू हो गए हैं। MIM के बहुत सारे कैंडिडेट निकल करके आ रहे हैं सर। तो ऐसे में क्या लगता है सर कि जो माइनॉरिटीज़ के वोट है वो कहीं डाइवर्ट होगा या फिर जो आपका वोट बना हुआ था वो अब भी बरकरार है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए हमारे यहाँ के जो सुरजापुरी बिरादरी है खास करके, ये बड़ी सेकुलर मिजाज के लोग हैं। आप देखिए जिस समय मंदिर मस्जिद का मामला हुआ पूरा देश जल रहा था, लेकिन यहाँ के 65% सुरजापुरी माइनॉरिटीज़ ने हिंदुओं को हथेली में छोटे भाई की तरह रखा। पूरे जिला में एक पत्ता तक नहीं हिला। और ये किशनगंज का इतिहास रहा है। चंद बाहरी लोग यहाँ आके दंगा फैलाने का भले प्रयास कर ले, लेकिन कभी भी यहाँ के लोकल मुसलमानों का, लोकल हिंदुओं का सपोर्ट वैसे लोगों को आज तक नहीं मिला है। और किशनगंज जिला पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में एक ऐसा ज़िला है कि यहाँ आज भी अगर आप किसी गरीब की बेटी की अगर शादी होती है, नूरुद्दीन के बेटी की शादी होती है, तो वो अपने बेटी के शादी के 2 दिन पहले समाज के हिंदुओं को बुला के भोज करता है। यानी उस समाज को वो अपना अंग मानता है, उस समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेवारी को समझता है कि इसी समाज में हम हैं। ऐसी गंगा जमनी तहजीब आपको दुनिया में कहीं मिलेगी? कहीं है? तो ये हमारे बाप दादू का दिया हुआ परंपरा है और इसको हम तोड़ने नहीं देंगे। आज रामलाल के बेटे की शादी होती है, उसका जो है वकील बाप नूरुद्दीन बनता है। और आज नूरुद्दीन के बेटी की शादी होती है, उसका वकील बाप रामलाल बनता है। यह है यहाँ की गंगा जमनी तहजीब। यही कारण है कि बहुत लोगों ने बिगाड़ने का प्रयास किया। इसीलिए देखिए, भले अलग बात है कि MP चुनाव में 2,90,000 वोट मिला MIM को, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ वो 2,90,000 वोट MIM का नहीं था, वो वोट अख्तरुल ईमान का था। जी। वो वोट अख्तरुल ईमान का था, वो MIM का वोट नहीं था। चूँकि अख्तरुल ईमान साहब एक अच्छे नेता है, एक अच्छे वक्ता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब मैं तो कहता हूँ लोगों को, देखिए आपके इलाके में जो भी अच्छे नेता है, जिनका चरित्र अच्छा है, जिनकी सोच अच्छी है, मान लीजिए उस नेता को कहीं किसी पार्टी से टिकट नहीं मिल रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे नेता बार बार हार के घर में बैठ जाए और पार्टी के नाम पे चोर चोट्ठा डकैत आके चुनाव जीतते रहे, तो क्या जनता का भला हो जाएगा? मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के हर व्यक्ति से, हर वोटर से, कि पार्टी, जात, बिरादरी, इन भावना से जब तक ऊपर उठ के योग्य उम्मीदवार को जब तक आप आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे और इसी ढंग से जाति और संप्रदायवाद में ये देश फंसा रह जाएगा, तो इस देश का सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अगर अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, अपने इलाके का विकास चाहते हैं, MIM से इस इलाके का विकास नहीं होगा। और MIM का यहाँ पे सर्वाइव करना ये चिकन नेक है। देखिए हाल ही में एक निकला था सर कि गोपाल कुमार अग्रवाल भी जो है MIM से चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं। असंभव है।
मेरे परिवार के 50 साल के राजनीतिक जीवन को मैं दाग नहीं लगा सकता। मैं किसी भी ऐसे पार्टी में जाने का पक्षधर नहीं हूँ जिससे मेरे परिवार के राजनीतिक जीवन पे कलंक लगे। तो क्या लगता है सर, आने वाला चुनाव में आप किस पार्टी को चुनिएगा? देखिए, हमारा अपना संगठन है सुरजापुरी विकास मोर्चा, और ख़ास करके ज़िले के 3 ब्लॉक दिगलबैंक, ठाकुरगंज और पोठिया में आप जानते हैं कि हर वार्ड, हर टोला, हर गांव में हमारे कार्यकर्ता हैं। और वो उस ढंग के कार्यकर्ता है जिनके बाप, जिनके दादा, अब जिनका बेटा 2-2, 3-3 जनरेशन से संगठन से जुड़े हुए हैं और निस्वार्थ जुड़े हुए हैं। ये हम 10 साल से चुनाव हार रहे हैं, हमारा एक भी कार्यकर्ता टूटा है क्या? बिल्कुल नहीं, बल्कि नए जुड़े हैं। ये भावनात्मक संबंध, राजनीतिक साझेदारी, पारिवारिक संबंध, जिस व्यक्ति को एक बार लग गया कि मेरा नेता ईमानदार है, वो व्यक्ति आपको जल्दी छोड़ेगा नहीं। और जब उसके परिवार के सुख दुख को आप अपना सुख दुख मानने लग जाइएगा ना, तो वो भावनात्मक आपसे बंध जाएगा। और वही स्थिति है हमारे कार्यकर्ताओं को, खास करके माइनॉरिटी कार्यकर्ताओं को। अगले चुनाव में लोगों ने काफिर तक कहा, जो दूसरे पार्टी के लोग थे, जो संप्रदायवाद के नाम पे वोट मांग रहे थे, वो हमारे मुस्लिम कार्यकर्ताओं को काफिर कह रहे थे। लेकिन कहाँ, वो हिला नहीं अपनी जगह से, आज भी है, उसी उमंग के साथ है, उसी जज्बात के साथ है। इसीलिए सांच को आँच नहीं आता। खैर सर, बात करेंगे एलजेपी की। लोक जनशक्ति पार्टी से आप चुनाव लड़े थे। ऐसे में आपका चिराग पासवान से काफ़ी करीबी भी माना जाता है, आप लोगों का लगाव भी बहुत ही बेहतर है सर। तो क्या लगता है कि आपका जो लगाव पहले था वो चुनाव हद तक ही था या फिर अब भी बरकरार है? नहीं, देखिए, मेरा संबंध जिन लोगों से एक बार बन जाता है, आप देखे होंगे जितन राम मांझी जी, मैं जब बुलाता हूँ तब चले आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी दर्जनों बार हमारे घर में रहे हैं, खाए हैं, पिए हैं, पारिवारिक संबंध है। उसके बाद चिराग जी तो हैं ही हैं। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से भी मेरा आज ऐसा संबंध है कि वो अपने लोगों पे जितना भरोसा नहीं करते हैं इस ज़िले में, उससे ज़्यादा भरोसा आज भी हम पे करते हैं। हमारे एक फ़ोन पे जी शाम को, जिसका नाम टिकट के लिस्ट में चढ़ा हुआ था, पार्लियामेंट के उम्मीदवार घोषणा होने वाली थी शाम को 7 बजे, और 4 बजे मेरे एक फ़ोन पर उस व्यक्ति का नाम कट के दूसरे का नाम चढ़ जाता है। तो ये दर्शाता नहीं है क्या कि मैं आज भी मेरे प्रति उनका स्नेह अपने लोगों से ज़्यादा है। खैर, आज भी लगाव है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी वही लगाव है। आदरणीय सुशील मोदी जी मुझे अनुज के तरह मानते हैं। तो हर पार्टी, देखिए, व्यक्तिगत संबंध रखना, अख्तर भाई MIM में है, लेकिन आज अगर हम अपने शुभचिंतकों की लिस्ट बनाएं तो उसमें 1 से 10 में अख्तर भाई का नाम आएगा। तौसीफ आलम साहब है, कांग्रेस के हैं, हमारे छोटे भाई से भी बढ़ के हैं। जितना सम्मान वो फैयाज भाई को नहीं देते हैं, उससे ज़्यादा सम्मान और भरोसा हम पे करते हैं। तो व्यक्तिगत तरीके आज नौशाद भाई है, हम लोग के व्यक्तिगत संबंध फिर अच्छे हैं। हम लोग मित्र की तरह मिलते हैं, गप करते हैं, बैठते हैं। इसीलिए व्यक्तिगत संबंध, देखिए, व्यक्तिगत राजनीति अपनी जगह है, व्यक्तिगत संबंध और सामाजिकता कभी ख़त्म होनी नहीं चाहिए। और राजनीति में ये बताया भी है लोगों ने, जो राजनीतिक शास्त्रों ने, जो बड़े बड़े लोगों ने किताबें लिखी हैं, कि किसी भी चीज़ को, दुश्मनी को इतनी हद तक नहीं ले जाओ कि एक साथ बैठने के योग्य नहीं रहो। उस चीज़ को हमेशा हम लोगों ने ध्यान रखा है। बहरहाल सर, बहुत खुशी की बात है कि आज भी वो लगाव बरकरार है। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो वो अलग चीज़ है और व्यक्तिगत एक अलग चीज़ है, लेकिन पॉलिटिकली और व्यक्तिगत दोनों का अगर मिलाया जाए सर, तो कहीं ना कहीं आपका जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री से लगाव है, उसके बाद सुशील मोदी से लगाव है, तो एक पॉलिटिकली व्यूज़ के साथ क्या आपको टिकट नहीं दे सकता है सर, या आपको वहाँ से चुनाव नहीं लड़ा सकता है सर? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, नौशाद भाई उनके सिटिंग MLA हैं और माइनॉरिटी समाज से हैं, लगातार 2 बार जीते हैं। तो ऐसे लोगों का टिकट नहीं कटता। भले ये मैं जानता हूँ कि अभी जो 2 सर्वे जो NDA ने करवाए हैं, उस 2 सर्वे में उनकी रिपोर्ट बहुत ख़राब गई है, ये मैं जानता हूँ। और पिछला जो किशनगंज जो 22 चुनाव हुआ था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बार हमको बुला के कहा भी था कि आप जो है, खास करके विजेंद्र बाबू माननीय मंत्री जी ने, और मुझे खुला ऑफर था किशनगंज से चुनाव लड़ने के लिए कि आप चुनाव लड़िए, सीट हम लोग जदयू में ले लेंगे, लेकिन मैंने ना कर दिया। मैं कहा कि मैं ठाकुर नहीं छोड़ूंगा और 1 साल के लिए मुझे चुनाव नहीं लड़ना। नहीं तो मैं आज हो सकता था किशनगंज से अभी MLA रहता जी, लेकिन मैंने उस समय स्पष्ट ना कर दिया। मुझे पहले बार कहा गया, पहले बार भी ना किया, फिर दोबारा मुझे कहा गया, दोबारा भी मैंने ना कर दिया कि मैं 1 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसीलिए अब कुछ नहीं, अब हम चाहते हैं सीमांचल के मुद्दे पे लड़ें। किसी पार्टी से जाके हाथ उठाने वाला MLA बनने का अब शौक नहीं, एक बार पूरा हो गया वो शौक।
चलिए सर, चलते चलते एक लास्ट सवाल लेंगे। लास्ट सवाल में हम यही बात करेंगे सर कि आप चुनाव के लिए अभी कुछ यानी कि पार्टी को लेकर के कोई तैयारी नहीं की है। आप किसी भी एंगल से किसी भी पार्टी से लड़ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि आप कैंडिडेट मजबूत है और आप मजबूत कैंडिडेट होने के नाते किसी पार्टी पर उतना वर्चस्व भी नहीं रखते हैं सर। लेकिन ऐसे में अगर कोई पार्टी आपको चुनाव लड़ने का न्योता देता है तो उस समय आपका क्या एंगल होगा सर? वो मेरा संगठन तय करेगा। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मैं अकेले जीरो हूँ। हमारा संगठन, हमारे लोग, जो लोग आपने कहा ना 30-30, 40-40 साल से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका विश्वास तोड़ के अपने निर्णय नहीं ले सकता। जो उनका निर्णय होगा, आज अगर मेरे सारे लोग बैठ के बोलते कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो हमारा संगठन, हमारे लोग, हमारे शुभचिंतक, ये हमारी प्राथमिकता है। उनका जो निर्णय होगा उसी निर्णय के आलोक में गोपाल अग्रवाल अपना कदम बढ़ाएगा। किस आधार पर वोट मांगेंगे सर इस बार आप जनता से? हमारे पिछले 5 साल, हमारे जो 5 साल थे, हमारे काम करने का तौर तरीका। हाँ, माइनॉरिटी समाज से पूछूंगा मैं कि जब मैं 5 साल एमएलए था, मेरा काम, मेरा बात, मेरा व्यवहार, मेरा लोगों से मिलने का तरीका, मेरे क्षेत्र में काम करने का अंदाज, या जो हमने डेवलपमेंट का काम किया, उसमें कभी किसी को लगा कि गोपाल अग्रवाल 2 समाज को 2 नज़रिया से देख रहा है? आज भी मैंने कहा ना, सुबह से शाम तक 90% माइनॉरिटी समाज के, जब वो अपना अधिकार हम पे समझता है तो मेरा अधिकार वहाँ कम कैसे हो जाएगा? मेरा भी उतना ही अधिकार है। और अब सबसे बड़ी बात है कि अब जनता जग गई है। देखिए 10 साल कम नहीं होता है। अब 10 साल किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप पूरे समाज को बोल रहे हैं कि हम लोग को पश्चिम दिशा में चलना है, हम लोग के लिए पश्चिम अच्छा है। अब समाज को पश्चिम लेके चलते हैं, अब पीछे से भाग के अपने पूरब की ओर चले आते हैं, तो समाज बेवकूफ़ है क्या? हाँ, जात पात, संप्रदाय, गोश्त, बिरादर, रिश्तेदार के नाम पे वोट मांगिएगा, अब वोट मांगने के बाद जीत जाइएगा और उसके बाद लोगों को भेज दिएगा दूसरे रास्ते पर, अपने चले जाइएगा दूसरे रास्ते पे। ये अब नहीं चलने वाला। अभी खोज रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता को ना। हाँ, 3 साल से एनडीए में है ना भाई, उससे पहले भी एनडीए के पार्ट थे आप लोग, लेकिन 3 साल में किसी बीजेपी कार्यकर्ता को आपने नहीं खोजा। क्यों नहीं खोजा? क्योंकि आप तेजस्वी जी से जाके मिल लिए थे, करीम चौधरी जी के साथ, जो राज्यसभा सांसद है आरजेडी के, कटिहार मेडिकल कॉलेज के मालिक है, और आपका ये तय था कि आप पार्लियामेंट चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में चल जाएंगे। लेकिन ये जो 71,000 वोट जो महमूद अशरफ को मिला बिना मांगे, ये 71,000 वोट देख के आपका माथा घूम गया कि बिना मांगे, बिना कुछ किए, बिना एक कार्यकर्ता, आप पूछ लीजिए किसी हिंदू समाज के मुखिया के पास चले जाइए, समिति वार्ड मेंबर के पास चले जाइए, जिला परिषद के पास चले जाइए, उनके पास भी कोई वोट मांगने नहीं पहुंचा अभी एनडीए के लिए। लेकिन लोगों ने 71,000 वोट दिया, तो वो वोट मरहूम आपको जो है महमूद अशरफ साहब का नहीं था, वो वोट एनडीए का नहीं था, वो वोट नरेंद्र मोदी का था जी। तो आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी, आप कहते थे ना गोधरा का कातिल है, गुजरात का दंगाई है, 2010 और 2015 के चुनाव में आपने, आपके लोगों ने गला फाड़ फाड़ के माइनॉरिटी समाज के बीच में बोला, और अब आपको नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट चाहिए। हाँ, अब आपको नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट चाहिए। तो पार्लियामेंट चुनाव का सिनेरियो अलग होता है, विधानसभा चुनाव का सिनेरियो अलग होता है। बिहार विधानसभा का चुनाव लोकल मुद्दे पे होता है और विधायक से जनता को रोज़ दरकार पड़ता है। हाँ, तो अब वो खेल जो है ना नहीं चलने वाला। वो वोट आप जो सोच रहे हैं कि आपको मिल जाएगा, तो ये समय तय करेगा। और आज आप भाजपा के कार्यकर्ता को खोजते हैं। हाँ, 3 साल में नहीं खोजे, क्षेत्र घूम रहे थे तो उस समय नहीं खोजे कि इस क्षेत्र में भाजपा का कौन कार्यकर्ता है, एनडीए का कौन कार्यकर्ता है। हाँ, विधायक मत का राशि 3 साल में 1 रुपया किसी भाजपा कार्यकर्ता को नहीं दिए। हाँ, भाजपा कार्यकर्ता के घर के सामने से 10 बार गुजरे इस 3 साल में, कभी आपने ब्रेक मार के कप चाय नहीं पिया, क्योंकि आपके दिमाग में था कि हमको आरजेडी से चुनाव लड़ना है। हाँ, 71,000 वोट देख के आपके मुंह से लाड़ टपकता है। हाँ, तो लाड़ कितना टपकेगा समय पे, और कितना कार्यकर्ता आपको मदद कर देगा, और कितने लोग आपको और कितना दूसरे समाज का वोट आप ले लीजिएगा, ये तो वक्त बताएगा। ए वक्त तुझे मैं क्या बताऊं, अभी से क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में।